स्टूडेंट, आज से मैं यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड हिंदी माध्यम कक्षा 10वीं का गणित शुरू करने जा रहा हूँ। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हमें यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या पहला अध्याय शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब बेसिक जैसे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये वास्तविक संख्या पहला हमारा अध्याय है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बताता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्या का मतलब ये जो एक, दो, तीन, चार ऐसे अनंत तक चली जाए, मतलब शुरुआत जिसकी एक से हो, एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन आए, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद मतलब एक के बाद एक आती रहे और शुरुआत एक से हो और अनंत तक चली जाए, उससे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या जीरो से शुरू होती हो। जीरो, फिर एक आए, फिर दो आए, फिर तीन, ऐसे अनंत तक चली जाए। मतलब जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे अनंत तक जाए तो उसे बोला जाता है पूर्ण संख्या। और इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपने संख्या रेखा देखा होगा। संख्या रेखा में इस तरफ यहाँ पे जीरो होता है और इस तरफ प्लस वाली सारी संख्याएं होती है और इस तरफ माइनस की सारी संख्याएं होती है। बराबर। ये जो नंबर होते हैं उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। मतलब पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस वाली सारी संख्याएं आए, कर्णिक वाली मान आए, कर्ण जीरो आए, इन सबको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। परिमेय। परिमेय का मतलब होता है इंग्लिश में रैशनल बोलते हैं कि जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सके और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। करनी दो, करनी पाँच, तीन बटा पाँच, करनी तीन, प्लस माइनस वाला, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब कुछ आकृति से मैं बताता हूँ आपको। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इन सबको जो मिला करके, इन सब सारी संख्याओं को मिला करके ही वास्तविक संख्या बनती है, जिसके अंदर प्लस माइनस वाले चिन्ह भी आते हैं और संख्या रेखा वाली भी चिन्ह आते हैं। ये सब जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, इन सबको ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इन सबको मिला करके वास्तविक संख्या बनती है। तो हमारा पहला अध्याय यही है, वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद एल्गोरिथम पे आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी का दूसरा नाम है सामान्य लंबी भुजा। अब इसका जो मानक स्वरूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका जो मानक स्वरूप है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए जो रहेगा वो भाज्य होगा और बी जो रहेगा वो भाजक रहेगा और क्यू भागफल रहेगा और आर जो होता है वो शेषफल होता है। और यहाँ पे जो आर शेषफल है, आर का मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए और बी से मतलब भाजक से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वही दर्शाया है। और यहाँ पे लिखा हो आर बराबर शेषफल। एक धनात्मक पूर्ण संख्या पूर्ण पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है शेषफल आर प्राप्त हो जो बी से छोटा हो। तो इसका मतलब वही हो गया कि आप ए को बी से भाग दोगे जो पूर्णांक संख्या रहेगी, बराबर। यहाँ पे ए को बी से भाग दोगे, यहाँ पे ए लिखा है भाज्य को, भाजक को भाज्य देना है। फिर उसके बाद शेषफल आर प्राप्त होते हैं। यहाँ पे शेषफल जो आएगा आर प्राप्त होगा और जो बी से छोटा रहेगा, बी मतलब इससे छोटा रहेगा। अभी कुछ उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे
कि आपने एचसीएफ के बारे में पढ़ा होगा। एचसीएफ इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम। अगर कोई संख्या दी हुई रहती थी, जैसे 24 दी हुई है, इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करते थे, 2 से भाग देते थे। 2 बार जाता था, फिर 2 से जाता था, 2 छम 12, फिर 2 से जाता था, 2 तिहाई 6, फिर 3 से जाता था, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ निकलता था। अगर दो संख्या दी हुई है, जैसे 3 दी हुई है और 12 दी हुई, इसका एचसीएफ निकालना है तो भी आप इसी तरीके से निकालते थे। 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब सीधा 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे 4, 3 और 4, ये इसका महत्तम हो जाता था। लेकिन हम इस कक्षा 10वीं में यहाँ पे एचसीएफ ही निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मगर उसमें अल्गोरिथम का उपयोग करेंगे, यूक्लिड अल्गोरिथम। तो यूक्लिड अल्गोरिथम का उपयोग करने के लिए, जैसे कोई दो संख्या दी हुई रहेगी, यहाँ पे अगर जैसे मैं बोलूँ 24 और 2 दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। यहाँ पे जो 24 है ये बड़ा है, किससे, 2 से, मतलब 2 को भाग देना पड़ेगा हमें 24 से, 2 भागे 24 करेंगे। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। यहाँ पे हम इसको 2 भागे 24 करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा 12, 2 बार हमें 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0। इस तरीके से हम भाग देते। यूक्लिड्स में भी यही करना है, लेकिन कब तक करना है, जब तक हमें शेषफल 0 न मिल जाए। अब यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, मतलब महत्तम हमें निकालना है। महत्तम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब हमें इस तरीके से उसको भाग दे करके हमें एचसीएफ निकालना रहेगा, हमें यही निकालना है एचसीएफ ही, लेकिन इस तरीके से भाग दे करके। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया यूक्लिड विभाजन का, ये क्या था, मानक स्वरूप है, हमें इस तरीके से उसको लिखना है। तो ये यहाँ पे पहला वाला सवाल जो दिया हुआ है 123, 135 और 225, यहाँ पे प्रश्न एक में 135 और 225, पहले इन दोनों में देखेंगे छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। सबसे पहले चेक करेंगे छोटा क्या है और बड़ा क्या है। यहाँ पे 225 जो है बड़ा है किससे, 135 से, बराबर। तो जो छोटा रहेगा उसको भाग देंगे बड़े वाले से, 135 हो जाएगा, यहाँ पे 225 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 135। अब इसको हटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9। हासिल हमारा कितना हो गया, शेषफल 90। अब 90 को भाग देंगे 135 से, फिर से भाग देना पड़ेगा जब तक शेषफल 0 न मिल जाए। 90 को भाग देंगे 135 से, तो यहाँ हो जाएगा 135, 90 कम 90, यहाँ हो जाएगा 5 में से 0 गया, 5 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 45, शेषफल हो गया 45। अब फिर से 45 को भाग देंगे 90 के साथ, यहाँ 90 हो जाएगा, तो 45 दूना 90। अब घटाएंगे तो 0 में से 0, 9 में से 9 गया, 0 बचा, यहाँ पे शेषफल आ गया 0। तो अभी देखो हमने 225 को भाग दिया, 225 बराबर 135 के साथ गुणा किया, 135 गुणे 1 प्लस 90, मतलब 135 का गुणा करेंगे 1 के साथ और उसमें 90 जोड़ देंगे तो हमें 225 मिल जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे यूक्लिड्स विभाजन, यहाँ पे मानक स्वरूप, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको वही चीज़ दिखेगी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
ए क्या है हमारा यहाँ पे, देखो भाज्य, यहाँ पे भाज्य हो गया, ए बोला था भाज्य रहेगा, बी भाजक रहेगा, क्यू भागफल रहेगा, आर शेषफल रहेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ मिली, ए मिला, बी मिला, क्यू मिला, आर मिला। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 135, 135 जो है वो 90 गुणे 1 प्लस 45 हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 90, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 हो जाएगा। अब इसको पेपर में लिखना कैसे है, हल एक आप हल जब भी करोगे तो रफ बुक में एक अलग जगह पे इसको ऐसे हल कर लेना। हल करने के बाद पेपर में लिखोगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में देखो यूक्लिड प्रमेय का प्रमेयिका का 225 और 135 पर उपयोग करने पर, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना 225 बड़ा है 135 से, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 225 बड़ा 135 से। तो यहाँ पे देखो यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करने पर, उपयोग करने पर मतलब ये निकालना है आपको, हमें ये उपयोग करेंगे तो 135 को भाग देंगे 225 से, हमें ये मिलेगा। फिर उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, यहाँ पे देखो यही लिखा था मैं, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। हमारा शेषफल 0 नहीं आया इसलिए बराबर 0 के नहीं है, यहाँ पे लिख दिया चूंकि 90 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद इसलिए हमारा अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम यहीं पे रोक देते थे, लेकिन नहीं आया इसलिए फिर से हम भाग देंगे किसका, यहाँ पे देखो 190 को भाग देंगे 135 से। तो यहाँ पे जब 90 को 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पे 135 का मैंने क्या किया, 90 के साथ भाग किया। तो यहाँ देखो 90 को भाग दिया 135 से तो 45 आया हमारा शेषफल। तो यहाँ पे दूसरी लाइन ये देखो, ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। यहाँ पे हमने ये लिखा था 100 बराबर 35, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, तो वही यहाँ पे देखो लिखा हूँ मैं इस जगह पे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। आप रफ बुक में एक अलग जगह पे भाग दे करके बना लेना, फिर उसके बाद इसको लिखने का जो तरीका है यही तरीका है, एग्जाम में हो या चाहे बुक में। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें शेषफल जो था आर 0 नहीं मिला, इसलिए चूंकि 45 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद 0 के बराबर नहीं है तो हमें फिर से हल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए 90 इसलिए 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो हमने 90 और 45 पे इस पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो हमने जब भाग दिया तो 45 का 2 बार गया तो यहाँ पे शेषफल 0 मिला। यहाँ पे देखो ये लिखा था, तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया इसलिए यहाँ r बराबर 0, r का मतलब शेषफल, इसलिए हम इस क्रिया को यहाँ रोकते, क्यों, क्योंकि हमें शेषफल 0 मिल गया। चूंकि अंतिम चरण में भाजक 45 मिला, हमें शेषफल मिल गया तो 0 मिल गया, मतलब भाजक हमारा जो लास्ट में रहेगा, हमें जहाँ पे शेषफल मिलेगा उसी का हमें एचसीएफ लेना है, जो हमारा भाजक रहेगा वही हमारा एचसीएफ होता है, भाजक को ही हम एचसीएफ महत्तम मानते हैं। यहाँ पे इसलिए हमारा 45 आ गया भाजक, और इसीलिए अतः 225 और 135 का एचसीएफ हो गया 100, ये 45 हो गया। अगर आप इसी का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप इस तरीके से निकालेंगे इस विधि से, तो भी आपको 45 ही मिलेगा आखिरी में जाकर के। तो अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने यूक्लिड विभाजन की विधि से हल किया। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 196 और 38,220,
यहाँ पे दूसरे प्रश्न में 196 और 38,220 का एचसीएफ जब निकालोगे तो सबसे बड़ा क्या है 38,000, यहाँ पर 220 बड़ा है 196 से, तो जो सबसे छोटा रहेगा उसी को भाग देंगे। 196 को भाग देंगे 38,220 से, यहाँ पे जब भाग दोगे तो ये 195 बार जाएगा। 195 बार जाएगा तो 38,220 से भाग दोगे तो जब घटाओगे तो यहाँ पे आपको 0,0,0,0 शेषफल मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो, चूंकि 38,220 बराबर 196, इसका और इसका गुणा किया प्लस हमें शेषफल 0 मिल गया, इसलिए चूंकि आर आर का मतलब शेषफल 0 हो गया और इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। हमारा जो भाजक रहता है आखिरी में वही एचसीएफ हो जाता है। अब उसके बाद 867 और 225 का एचसीएफ, पहले तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे हल लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी हो जाएगा हल। अब यहाँ पे इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 867, 225 छोटा है तो 255 को भाग देंगे 867 से। यहाँ पे जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 से लगा 1, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 7। यहाँ पे क्या बचेगा, घटाओगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। हमारा शेषफल आ गया 102। यहाँ पे 867 लाने के लिए 255 गुणे 3 प्लस शेषफल 102, इसीलिए यहाँ पे शेषफल 102 आया, 0 नहीं मिला, चूंकि हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो हमें फिर से इसी का उपयोग करना पड़ेगा। 255 में 102 का यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, अब 255 में 102 का भाग देना पड़ेगा, तो 102 को भाग देना पड़ेगा 255 से। यहाँ पे 255 है और यहाँ पे भी 255 ही आएगा। यहाँ पे हो गया 255, तो अब 255 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको घटाओगे तो यहाँ पे 1 हासिल आएगा, यहाँ पे 5, हमारा शेषफल कितना बच गया 51। यहाँ पे देखो 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, चूंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया इसलिए हमने क्या लिखा, चूंकि 51 0 के बराबर नहीं है। फिर से हम भाग देंगे तब तक जब तक हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। तो अब 102 को भाग देंगे 51 से यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, यहाँ पे 51 को भाग देना है 102 के साथ। यहाँ पे 102 के साथ जब भाग दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो अभी इसको घटाओगे तो यहाँ पे 0 0 0, शेषफल 0 मिल गया, इसलिए शेष यहाँ पे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ शेषफल हमारा 0 आ गया। तो 867 और 255 का एचसीएफ जो लास्ट हमारा भाजक रहेगा वही हमारा एचसीएफ होता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया 51, उत्तर हो गया हमारा 51। तो आप सबसे पहले कोई भी प्रश्न रहेगा उसको इस विधि से हल कर लेना, हल करने के बाद ही आप उसको ऐसा लिख सकते हो, लिखने का मैंने तरीका बताया यहाँ पर। अब उसके बाद अगला सवाल है 867 का हो गया 255। अब दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, तो हमने क्या किया, सबसे पहले माना ए धनात्मक पूर्णांक है, ए जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक है, जो 6 से विभाजित करने पर भागफल हमें क्या मिलेगा, q मिल जाएगा और शेषफल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, r प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है। और इसलिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग, प्रमेय से ए बराबर 6Q प्लस आर, तो हमने जब शुरू में देखा था तो वहाँ पे उसका मानक स्वरूप क्या था, BQ प्लस आर। बी की जगह पे यहाँ पे 6 था, यहाँ पे देखो विभाजित कर रहे हैं ना, विभाजित को ही हमने क्या माना था, बी। 6Q, जहाँ पे जो आर का मान रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा और 6 से छोटा रहेगा, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 या 5 तक रहेगा। इसलिए अभी देखो यहाँ पे पहली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे आर की जगह पे, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा ए बराबर 6Q प्लस 0। क्यों, पहली बार हमें 0 मान रखना है, तो 0 रखेंगे तो इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q। फिर उसके बाद दूसरी बार में यहाँ पे आर की जगह पे ए रखें, 1 रखेंगे। हमें 5 बार देखना है ना, 6 से छोटा होना चाहिए और आर से बड़ा होना चाहिए, मतलब आर का मान 5 तक जाएगा, तो यहाँ पे आर का मान 1 रखा। फिर उसके बाद आर का मान 2 रखा, यहाँ पे पहली बार 1 रखा, फिर 2 रखा, अब दूसरी बार फिर यहाँ पे 3 रखा, फिर उसके बाद 4 रखा, फिर उसके बाद सबसे आखिरी में क्या है, 5 है। ए बराबर 6Q+5, चूंकि ए बराबर 6Q, ए बराबर 6Q+2 और 6Q+4, तो यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये सब कैसे है, सम संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पे देखो ये भी सम है, यहाँ पे भी सम है, यहाँ कुछ नहीं मतलब ये भी सम ही रहेगा, क्योंकि +0 करके अगर आप लिखते हो तो सम में ही आता है ना, इसलिए इसको भी सम हमने मान लिया। अब उसके बाद विषम भी इसमें कुछ रहेगी संख्या है, परंतु ए विषम पूर्णांक संख्या है, ए कैसी हमारी विषम पूर्णांक है, इसलिए ए के संभव मान निम्नांकित है। तो अगर विषम देख रहे हैं तो विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5 होती है। यहाँ पे देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये कैसी थी, विषम संख्या थी। अब उसके बाद ये तो था यहाँ तक हमारा दूसरा प्रश्न का हल, ये हो गया दूसरे का हल। अब तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी परेड में, परेड का मतलब जब कभी परेड आपने देखी होगी, 15 अगस्त 26 जनवरी पे परेड होती है बराबर, परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब कि 616 वाली सदस्य, एक परेड है जिसमें 616 सदस्य है, और आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, तो यहाँ पे 32 दूसरा रहेगा, जो ये परेड वाला है और ये बैंड वाले, इनके पीछे इनको मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों, ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, दोनों को क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब कि जो स्तंभ दिए रहेंगे वो एक समान रहेंगे और दोनों को एक ही समान स्तंभ पे मार्च करना है। जो परेड वाली पार्टी रहेगी वो भी मार्च करेगी, ये बैंड भले बजा रहे हैं लेकिन ये भी तो मार्च ही करेंगे ना इसके ऊपर, दोनों को एक ही स्तंभ पे मार्च करना है। तो फिर उसके बाद बोला है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब कि ये 616 लोग हैं, ये मार्च करेंगे इसके ऊपर, और ये 32 लोग बहुत कम है, इसके ऊपर ही मार्च करेंगे, तो मतलब इसकी संख्या कितनी रहेगी कि ये दोनों की जो लाइन रहेगी वो बराबर दिखेगी, मतलब कि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा ना लगे, ये कम है तो कम ना लगे, एक हिसाब से दोनों तरफ से बराबर दिखे, तो उनकी संख्या कितनी रहेगी, ये जो स्तंभ रहेंगे इसकी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखो प्रश्न तीसरा, दोनों समूहों के सदस्यों के समान संख्या वाले दो स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 के एचसीएफ समान है, मतलब इसका और इसका जो एचसीएफ है वो दोनों कैसा है, समान है, इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, जो हमने 616 को 32 से पहले भाग देना है,
यहाँ पे 616 बड़ी संख्या है किससे, 32 से, इसलिए इसको 32 को भाग देंगे 616 से, 32 भागे 616 कितनी बार जाएगा, 19 बार। 19 से जब भाग दोगे यहाँ पे 616 को, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसको आप उसी तरीके से हल करना है। यहाँ हो जाएगा, जब इसको भाग दोगे तो ये 19 दूना 38, 19 दूना क्या हो जाएगा, 38, हासिल लगेगा 3। फिर उसके बाद सर नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा भाग जा रहा था। बत्तीस को 2 बार भाग दो, क्या हो जाएगा, 32 दूना 64, एक बार जाएगा, 32 से कम 32। फिर उसके बाद घटाओगे तो क्या बचेगा, 11, 9 बचेगा, यहाँ पे 5, 2 बचेगा, यहाँ पे 6 जोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, अब उसके बाद 9 बार जाएगा, तो 9 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 27 और 1 29 जो हासिल लगा था। यहाँ पे घटाओगे तो क्या बचेगा, 296, 18, तो 3 दूनी 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 32 को भाग देना है 616 से, 32 को एक बार भाग जाएगा, 32 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा, एक हासिल गया तो 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2 बचा, यहाँ पे 5 6 नीचे उतार लिया। फिर उसके बाद इसको भाग देना है 9 के साथ, 9 बार जाएगा, 32, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 त्रिक 27 और 1 28। अब इसको घटाओगे तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हासिल लिया तो कितना बचा, 8 बचा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। हमारा शेषफल कितना आया, 8। इसीलिए 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस शेषफल 8। हमारा शेषफल 8 जो आया वो 0 के बराबर नहीं था, इसलिए 8 और 32 से फिर से यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करने पर, यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करने पर, यहाँ पे फिर से जब उसका उपयोग करेंगे तो 32 को भाग देंगे 8, 8 को भाग देंगे 32 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 को भाग दोगे 32 के साथ तो 8 चौके 32, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से 0 0, शेषफल हमारा आ गया 0 0। 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, शेषफल हमारा 0 आ गया, इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 8। अतः स्तंभों की जो अधिकतम संख्या रहेगी, एचसीएफ मिल गया हमें 8, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या रहेगी। उसने कहा था ना 616 एक परेड में है और दूसरे परेड में कुल सदस्य 32 है, लेकिन जिस जगह पे वो परेड करेंगे उसका स्तंभ कितना रहेगा, स्तंभ का मतलब वो जो चलेंगे वो लाइन कितनी रहेगी, तो वहाँ पे 8 लाइन रहेगी टोटल। अब इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो यहाँ पे संकेत क्या दिया हुआ है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है
हमें मानना पड़ेगा x जो रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगी। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया नहीं था, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है मानने के लिए। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। हर एक का वर्ग करना है, मतलब जैसे आपने x बराबर 3q ले लिया, समझा। फिर इसके बाद इसका वर्ग करना है, x का वर्ग और 3q का वर्ग। फिर उसी तरीके से इसका भी वर्ग करना है, फिर उसी तरीके से इसका वर्ग करना है। और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि जब वर्ग करोगे तो उसको इस रूप में लिख सकते हो, ये हमें दर्शाना है। यहाँ पे देखो, प्रश्न में दिया हुआ था, हमें मानना क्या है, माना x जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमने x को मान लिया धनात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या कौन सी थी, 3q+1 या 3q+2 के रूप में है, समझा। फिर उसके बाद बोला था x बराबर 3q, हमने इसको ले लिया, x बराबर 3q पहली बार लिया। तो इसका जब वर्ग करोगे, यहाँ पे है तो इसका वर्ग किया मैंने, x का वर्ग किया और 3 का q का वर्ग किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3q हो जाएगा, तो 3q 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 × 3 = 9q। अभी यहाँ पे हमने जो x माना था, ये देखो 3q को हमने क्या माना था, x माना था। तो यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ। प्रश्न में दिया हुआ था ना कि m बराबर 3q मिलना चाहिए और m का ही मान 3q+1 होना चाहिए। यहाँ पे जब हमें 3q मिल गया, m का वर्ग, यहाँ पे m का वर्ग, तो यहाँ पे 3q का m का वर्ग हमें ऊपर दिया हुआ था प्रश्न में, तो उसी की जगह पे, इसके जगह पे हमने m रख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ x बराबर 3q एक पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या की जगह पे प्रश्न में दिया हुआ था कि संकेत में m हमें लेना है, यहाँ पे m ले लिया। फिर उसके बाद इसको अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यदि x बराबर 3q+1 हो तो इसका वर्ग करो, तो 3q+1 का वर्ग, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a+b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। यहाँ पे अगर 3q+1 का वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पे a की जगह पे 3q है, b की जगह पे 1 है। ये a की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग 2 प्लस 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6q, और b की जगह पे 1 का वर्ग 1 ही होता है। ये आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ इतने को, ये इतना सिर्फ देखो, अगर सिर्फ आप इतना देखते हो तो यहाँ पे सामान्य क्या है, 3 है दोनों में, 3 को बाहर ले लिया, 3q+2 रख दिया प्लस 1। तो अगर आप प्रश्न में देखोगे, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ था, ये देखो 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका रूप क्या हमने लिया था, यहाँ पे x लिया, m लिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और ये +1 को ऐसे ही लिख दिया। यहाँ x बराबर 3q+2 एक पूर्णांक संख्या है। ये हो गया 1 नंबर समीकरण, ये समीकरण 2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यदि x बराबर तीसरा वाला 3q+2 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस बराबर 3q+2 का वर्ग, सेम वही सूत्र, a+b का वर्ग वाला सूत्र, बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। फिर उसके बाद वही सूत्र यहाँ पे लगाया। फिर यहाँ पे देखो, इसको मैंने दो भाग में इसलिए किया क्योंकि अगर आप दो भाग में करते हो, 4 को 3+1 लिखते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये तीनों में सामान्य 3 मिल जाएगा मुझे, 3 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा तो मैं इसको m ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है, बराबर। इसके लिए इसकी जगह पे m ले लिया।
प्लस 1 को ऐसे रखा। ये क्या थी, पूर्णांक संख्या थी, इसलिए समीकरण 1 यहाँ पे देखो, समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 2, और यहाँ पे हो गया समीकरण 3। तो दोनों तीनों से हमें क्या मिला, एक्स का वर्ग बराबर 3m मिल रहा था, और 3m प्लस 1 का रूट है, तो हमें निकालना क्या था, यही निकालना था 3m और 3m प्लस 1 का रूट। यहाँ पे देखो 3m प्लस 1 मिला, यहाँ पे भी 3m प्लस 1 मिला, यहाँ पे हमें 3m मिला, और हमें निकालना भी यही था, तो हमें आंसर आ गया। अभी कौन सा प्रश्न बचा, पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न मैं अगले वीडियो में हल करूंगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।